नमस्कार साथियों, मैं आपका गुमनाम मुसाफिर कहानी का अगला पड़ाव लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमा भैया मैं किसी तरफ ताकने की लत नहीं है, यही तो उनमें एक गुण है। पति देव कहीं गए हैं क्या? पूर्णा हाँ, आज एक निमंत्रण पर गए हैं। प्रेमा सभा में नहीं गए, आज तो भारी सभा हुई है। पूर्णा वह किसी सभा समाज में नहीं जाते। कहते हैं ईश्वर ने संसार रचा है, वो अपनी इच्छानुसार हर एक बात की व्यवस्था करता है। मैं उसके काम को सुधारने का साहस नहीं कर सकता। प्रेमा आज की सभा देखने लायक थी, तुम होती तो मैं भी जाती। समाज सुधार पर एक महाशय का बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ। पूर्णा स्त्रियों का सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, पहले पुरुष लोग अपनी दशा तो सुधार लें, फिर स्त्रियों की दशा सुधारेंगे। उनकी दशा सुधर जाए तो स्त्रियां आप सुधर जाएंगी। सारी बुराइयों की जड़ पुरुष ही है। प्रेमा ने हंसकर कहा, नहीं बहन, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही, और जब तक दोनों की उन्नति ना होगी जीवन सुखी ना होगा। पुरुष के विद्वान होने से क्या स्त्री विदुषी हो जाएगी? पुरुष तो आखिरकार सादे ही कपड़े पहनते हैं, फिर स्त्रियां क्यों गहनों पर जान देती हैं? पुरुष में तो कितने ही कुंवारे रह जाते हैं, स्त्रियों को क्यों बिना विवाह किए जीवन व्यर्थ जान पड़ता है? बताओ, मैं तो सोचती हूँ कुंवारी रहने में जो सुख है वह विवाह करने में नहीं। पूर्णा ने धीरे से प्रेमा को ढकेल कर कहा, चलो बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो। बाबू अमृत राय सुनेंगे तो तुम्हारी खूब खबर लेंगे। मैं उन्हें लिख भेजूंगी कि यह अपना विवाह ना करेंगी, आप कोई और द्वार देखें। प्रेमा ने अमृत राय की प्रतिज्ञा का हाल न कहा। वह जानती थी कि इससे पूर्णा की निगाह में उनका आदर बहुत कम हो जाएगा। बोली, वह स्वयं विवाह ना करेंगे। पूर्णा, चलो झूठ भक्ति हो। प्रेमा, नहीं बहन, झूठ नहीं, विवाह करने की इच्छा नहीं है, शायद कभी नहीं थी। दीदी के मर जाने के बाद वह कुछ विरक्त हो गए थे। बाबूजी के बहुत घेरने पर मुझ पर दया करके वह विवाह करने पर तैयार हुए थे, परंतु उनका विचार बदल गया है। और मैं भी समझती हूँ कि जब एक आदमी स्वयं गृहस्थी के झंझट में ना फंसकर कुछ सेवा करना चाहता है तो उसके पाँव की बेरी ना बनना चाहिए। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ पूर्णा, मुझे इसका दुख नहीं है। उनकी देखा देखी मैं भी कुछ कर जाऊंगी। पूर्णा का विस्मय बढ़ता ही गया। बोली, आज 4 बजे तुम ऐसी बातें ना करती थी, एकाएक यह कैसे काया पलट हो गई? उन्होंने किसी से कुछ कहा है क्या? प्रेमा, बिना कहे भी तो आदमी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। पूर्णा कहती है, मैं एक दिन पत्र लिखकर उनसे पूछूंगी। प्रेमा, नहीं पूर्णा, जैसे तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, पत्र वत्र ना लिखना। मैं किसी के शुभ संकल्प में विघ्न ना डालूंगी। मैं यदि और कोई सहायता नहीं कर सकती तो कम से कम उनके मार्ग का कटक ना बनूंगी। पूर्णा, सारी उम्र रोते कटेगी कह देती हूँ। प्रेमा, ऐसा कोई दुख नहीं है जो आदमी सह ना सके। वह जानते हैं कि मुझे इससे दुख नहीं हर्ष होगा, नहीं तो वह कभी यह इरादा ना करते। मैं ऐसे सज्जन प्राणी का उत्साह बढ़ाना अपना धर्म समझती हूँ, उसे गृहस्थी में नहीं फंसाना चाहती। पूर्णा ने उदासीन भाव में कहा, तुम्हारी माया मेरी समझ में नहीं आती बहन, क्षमा करना। मैं यह कभी न मानूंगी कि तुम्हें दुख ना होगा। प्रेमा, तो फिर उन्हें भी तो होगा। पूर्णा, पुरुषों का हृदय कठोर होता है। प्रेमा, तो मैं भी अपना हृदय कठोर बना लूँगी। पूर्णा, अच्छा बना लो, अब ना कहूँगी। लाओ बाजा, तुम्हें एक गीत सुनाऊं। प्रेमा ने हारमोनिया संभाला और पूर्णा गाने लगी।
चलिए अब खंड 3 में प्रवेश करते हैं हम लोग। होली का दिन आया। पंडित वसंत कुमार के लिए यह भांग पीने का दिन था। महीनों पहले ही भांग मंगवा रखी थी। अपने मित्रों को भांग पीने का न्योता दे चुके थे। सवेरे उठते ही पहला काम जो उन्होंने किया वह भांग धोना था। मोहल्ले के 2-4 लौंडे 2-4 बेफिक्रे जमा हो गए। भांग धुलने लगी, कोई मिर्च पीसने लगा, कोई बादाम छीलने लगा। तो 2 आदमी दूध का प्रबंध करने के लिए छूटे। 2 आदमी सिलबट्टा धोने लगे। खासा हंगामा हो गया। सहसा बाबू कमला प्रसाद आ पहुँचे। यह जमकर देखकर बोले, क्या हो रहा है भाई, हमारा हिस्सा भी है ना। वसंत कुमार ने आगे बढ़कर स्वागत किया। बोले, ज़रूर ज़रूर, मीठी लीजिएगा कि नमकीन। कमला प्रसाद, अजी मीठी पिलाओ, नमकीन क्या। मगर यार केसर और केवड़ा ज़रूर हो। किसी को भेजिए मेरे यहाँ से ले आए। किसी लौंडे को भेजिए जो मेरे घर जाकर प्रेमा से मांग लाए। कहीं धर्मपत्नी जी के पास न चला जाए, नहीं तो मुफ्त गालियाँ मिलें। त्योहार के दिन उनका मिजाज गर्म हो जाया करता है। यार वसंत कुमार, धर्मपत्नियों को प्रसन्न रखने का कोई आसान नुस्खा बताओ, मैं तो तंग आ गया। वसंत कुमार ने मुस्कुराकर कहा, हमारे यहाँ यह बीमारी कभी नहीं होती। कमला प्रसाद, यार तुम बड़े भाग्यवान हो। क्या पूर्णा तुमसे कभी नहीं रूठती। वसंत कुमार, कभी नहीं। कमला प्रसाद, कभी किसी चीज़ के लिए हठ नहीं करती। वसंत कुमार, कभी नहीं। कमला प्रसाद, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। यहाँ तो उम्र कैद हो गई है। अगर घड़ी भर भी घर से बाहर रहूं तो जवाब तलब होने लगे। सिनेमा रोज़ जाता हूँ और रोज़ घंटों मनावन करनी पड़ती है। वसंत कुमार, तो सिनेमा देखने ना जाया कीजिए। कमला प्रसाद, वाह वाह, यह तो तुमने खूब कही। कसम अल्लाह पाक की, खूब कही। जिस कल वह बिठाए उस कल बैठ जाऊं, फिर झगड़ा ही ना हो। क्यों? अच्छी बात है। कल दिन भर से घर से निकलूंगा ही नहीं, देखूं तब क्या कहती है। देखा, अब तक लौंडा केसर और केवड़ा लेकर नहीं लौटा। कान में भनक पड़ गई होगी, प्रेमा को मना कर दिया होगा। भाई अब तो नहीं रहा जाता। आज तो कोई मेरे मुंह लगा तो बुरा होगा। मैं अभी जाकर सब चीज़ें भेज देता हूँ। मगर जब तक मैं ना आऊँ आप ना बनवाइएगा। यहाँ इस फ़न के उस्ताद हैं। मौरूसी बात है, दादा तौले भर का नाश्ता। उम्र में कभी एक दिन का भी भांग नहीं किया, मगर मजाल की नशा हो जाए। यह कहते हुए कमला प्रसाद झल्लाए हुए घर चले गए। वसंत कुमार किसी काम से अंदर गए तो देखा पूर्णा उपटन पीस रही है। पंडित जी के विवाह के बाद यह दूसरी होली थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे। पूर्णा की कुछ खातिर न कर सके थे, पर अब की उनकी बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। परिश्रम करके कोई 150 रुपये ऊपर से कमाए थे। उससे पूर्णा के लिए अच्छी साड़ी लाए थे। 1-2 छोटी मोटी चीज़ें भी बनवा दी थी। पूर्णा आज वह साड़ी पहनकर उन्हें अप्सरा सी दिख पड़ने लगी। समीप जाकर बोले, आज तो जी चाहता है तुम्हें आँखों में बिठा लो। पूर्णा ने उपटन की एक प्याली में उठाते हुए कहा, यह देखो, मैं तो पहले ही से बैठी हुई हूँ। वसंत कुमार, ज़रा स्नान करता हूँ। कमला बाबू अब 10 बजे के पहले ना लौटेंगे। पूर्णा, पहले ज़रा यहाँ आकर बैठ जाओ, उपटन तो मल दूँ फिर नहाने जाना। वसंत कुमार, नहीं रहने दो, मैं उपटन ना मलवाऊँगा। लाओ मेरी धोती दो। पूर्णा, वाह, उपटन क्यों न मलवाओगे? आज की तो यही रीति है, आके बैठ जाओ। वसंत कुमार, बड़ी गर्मी है, बिल्कुल जी नहीं चाहता। पूर्णा ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और उपटन भरा हाथ उनके देह में पोत दिया। तब बोली सीधे से कहती थी तो नहीं मानते थे, अब तो बैठोगे। वसंत कुमार ने झेपते हुए कहा, मगर ज़रा जल्दी करना, धूप हो रही है। पूर्णा, अब गंगा जी कहाँ जाओगे?
यहीं नहा लेना वसंत कुमार। नहीं, आज गंगा किनारे बड़ी बहार होगी पूर्णा। अच्छा तो जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगो। नहाते वक्त तुम बहुत दूर तैर जाया करते हो। पंडित जी उपटन मलवाकर स्नान करने चले। उनका कायदा था कि घाट से ज़रा अलग नहाया करते थे। तैराक भी अच्छे थे, कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि न तैरेंगे, पर हवा ऐसी गर्म, ऐसी धीमी धीमी चल रही थी कि जी तैरने के लिए ललचा उठा। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कलोले करने लगे। सहसा उन्हें बीच धार में कोई लाल चीज़ दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल थे। सूर्य की किरणों में चमकते हुए वे ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि वसंत कुमार का जीवन पर मचल पड़ा। सोचा अगर ये मिल जाए तो पूर्णा के लिए झुमके बनाऊं। उसके हर्ष का अनुमान करके उनका हृदय नाच उठा। पृष्ठ आदमी थे, बीच धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ। जवानी दीवानी होती है। यह न सोचा कि ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ूँगा फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और 15 मिनट में बीच धार में पहुँच गए। मगर वहाँ जाकर देखा तो फूल इतनी ही दूर और आगे था। अब कुछ थकान मालूम होने लगी, किंतु बीच में कोई रेत ऐसा न था कि जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते फूलों तक पहुँचे, पर उस वक्त तक सारे अंग शिथिल हो गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकना चाहा तो हाथ न उठ सका। आखिरकार उनको दांतों में दबाया और लौटे। मगर जब वहाँ से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ 1000 कोस की मंजिल है। शरीर बिल्कुल अशक्त हो चुका था और जल प्रवाह भी प्रतिकूल था। उनकी हिम्मत छूट गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। आसपास कोई नाव या डोंगी न थी और न किनारे तक आवाज़ ही पहुंच सकती थी। समझ गए यहीं जल समाधि होगी। एक क्षण के लिए पूर्णा की याद आई। हाय, वह उनकी बाट देख रही होगी। उसे क्या मालूम कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। वसंत कुमार ने एक बार फिर से जोर मारा, हाथ पांव हिल न सके। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तट पर लोगों ने डूबते देखा। 2-4 आदमी पानी में कूदे, पर एक ही क्षण में वसंत कुमार लहरों में समा गए। किंतु केवल कमल के फूल पानी पर तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के बाद उनकी अतिरिक्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। कहानी का अगला भाग कल लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, गुड इवनिंग।